नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स में दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य वाला टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं और ये पांचवी वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो में दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे विधिक परिदृश्य। चलिए तो विधिक परिदृश्य में देखते हैं। पहला ये है पेटेंट संशोधन नियम 2021। ये क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटेंट नियम 2003 में संशोधन करने के लिए पेटेंट संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन 21 सितंबर 2021 से लागू हो गया है। 21 सितंबर 2021 से लागू हो गया है। कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट की 1970 पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटेंट नियम 2003 में संशोधन करने के लिए 21 में अधिसूचित किया और 21 सितंबर 2021 से लागू हो गया। ये क्या है दोस्तों? नवीनतम संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थाओं हेतु पेटेंट फीस में 80% की कटौती की गई है, जो अच्छी बात है। संस्थाओं द्वारा पेटेंट फीस में 80% की कटौती की गई है। इसका उद्देश्य नवाचार एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि अभी तक यह लाभ सरकार के स्वामित्व वाले सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को ही उपलब्ध था। केवल सरकारी संस्था या मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उपलब्ध था। किसी शैक्षणिक संस्थान से आशय केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य नियमों द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है। अब देखिए, इसमें केंद्र, राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे। विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप पेटेंट की जांच में लगने वाला समय वर्ष 2015 के औसत पेटेंट की जांच में लगने वाला समय 2015 के औसत 72 महीनों से घटकर वर्तमान में 12 से 30 महीना हो गया है पेटेंट की जांच में। और जो प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी निर्भर करता है। पेटेंट आवेदनों के अंतिम निपटान का समय, उसमें अब तक कुछ वर्ष लगते थे, भी पहले से घटकर औसतन 48 महीना हो गया है। पेटेंट आवेदनों के अंतिम निपटान का समय वर्ष 2021 के अंत तक कम होकर औसतन 24 से 30 महीना रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी 48 महीना है और ये 24 से 30 महीना रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगला है ड्रोन नियम 2021। मानव रहित विमान प्रणाली UAS अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। मानव रहित विमान प्रणाली, जैसे आप समझ रहे कि हेलीकॉप्टर छोटा सा हो गया, उसमें बिना मानव को चलेगा, उसको रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। 25 अगस्त 2021 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 को अधिसूचित किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मार्च 2021 में मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली प्रकाशित की थी, जिसे स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों ने स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक माना था, क्योंकि
इसके तहत अधिक कागजी कार्रवाई के साथ साथ ड्रोन की प्रत्येक उड़ान हेतु कई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त मुक्त उड़ान रहित जोन, फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन की उपलब्धता भी बहुत कम थी। प्राप्त सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में प्रकाशित यूएस नियम 2021 को रद्द कर उसके स्थान पर एक नई उदार ड्रोन नियमावली 2021 को लागू करने का निर्णय लिया है। नए उदार ड्रोन नियम 2021 के तहत अनेक अनुमोदन समाप्त कर दिए हैं, जैसे विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, विनिर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकार आदि, इनको दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। प्रपत्रों की संख्या 25 से घटकर 5 या 72 प्रकार के शुल्कों की संख्या घटाकर 4 कर दी गई है। 25 से 5 और 72 से 4, तो ये बहुत घटोतरी है दोस्तों, ठीक है ना। और इससे जो दोस्तों इजी हो जाएगा काम करना। शुल्क की मात्रा को घटाकर नाम मात्र स्तर पर किया गया, जिनका ड्रोन के आकार के साथ कोई संबंध नहीं है। उदाहरण स्वरूप रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क जो बड़े ड्रोन हेतु 3000 रुपये था, उसे सभी श्रेणियों के ड्रोन के लिए घटाकर 100 रुपये कर दिया गया और यह 10 वर्षों तक वैध रहेगा। विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु व्यवसाय के अनुकूल सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, अब देखिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। इसमें मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा एवं अधिकांश अनुमतियां स्वजनित होंगी। हरित क्षेत्रों में 400 फीट 120 मीटर तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट 600 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक ड्रोन उड़ाने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, ग्रीन जोन्स में दोस्तों 400 फीट या 120 मीटर तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच क्षेत्र में 200 मीटर 200 फीट या 60 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक ड्रोन उड़ाने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचाई पर। हवाई अड्डे की परिधि से पीले क्षेत्र को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है। जो पहले 45 था वो 12 हो गया है। माइक्रो ड्रोन एवं नैनो ड्रोन हेतु रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। माइक्रो ड्रोन और नैनो ड्रोन हेतु रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये इससे थोड़ा इजी हो जाएगा दोस्तों। भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के आयात को विदेशी व्यापार महानिदेशालय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा नियमित किया जाएगा। नियम के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है। नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकतम जुर्माने की राशि को घटाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। भविष्य में नो परमिशन नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन
जियो फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाएगा। इसके अनुपालन हेतु उद्योग को 6 माह का समय दिया जाएगा। व्यापार अनुकूल नियम बनाने हेतु ड्रोन संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। व्यापार अनुकूल बनाने हेतु ड्रोन संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। अब देखिए 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। चलिए देखिए क्या करते हैं। ये तो 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। अब देखिए इसमें संस्मरणीय तथ्य क्या है दोस्तों, ये किससे जुड़ा है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्तियों को बहाल करना है। तो अब सोशली और एजुकेशनल जो बैकवर्ड एरिया है दोस्तों, उसमें अब ये डिसाइड करने की शक्ति जो दोस्तों कौन से कास्ट को सोशली और इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड में रखना है, ये राज्यों को दे दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि संशोधन 5 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु आवश्यक था। उच्चतम अर्थात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु आवश्यक था। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार 102वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने या बाहर करने की राज्यों की शक्तियां समाप्त हो गई थी। ये मई 2021 की घटना है, ठीक है ना दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया 102वें संविधान संशोधन में। उल्लेखनीय है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राज्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये स्टार करके लिखिए, इम्पॉर्टेंट नहीं, स्टार कर लीजिए। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2018 द्वारा दोस्तों NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही यह अधिनियम सभी उद्देश्यों हेतु किसी भी राज्य केंद्र शासित क्षेत्र के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिकृत करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। हालांकि नवीनतम संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों हेतु सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। अब जो राज्य अपना करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है ना। बात होता ये था दोस्तों कि मान ली कि काम हो भी नहीं पाता था और उसका आरोप केंद्र सरकार पर जाता था, तो अब केंद्र सरकार बोल दिया कि भैया अब आपके हाथ में दे रहे हैं, आप चाहे करिए न करिए, हम मान ली कि केंद्र सरकार वाला तो केंद्र सरकार करेगा, लेकिन राज्य वाला राज्य अपना करें या न करें, उन्हीं को अधिकार दे दिया गया है। यह केंद्रीय सूची होगी जो केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाएगी, सेंट्रल वाली। नवीनतम संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगे जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। तो ये दोस्तों 105वां संविधान संशोधन में नियम बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। तो अभी हम लोग 105वां संविधान संशोधन जो देख रहे थे दोस्तों, उसको भी राष्ट्रपति की सहमति 18 अगस्त 2021 को ही मिली। अब देखिए इसमें क्या देखने लायक है। इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के
गठन तक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2021 के तहत गठित अधिशासी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों एवं दायित्वों को सुरक्षित बनाना है। ठीक है ना। जब तक राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग बन नहीं जाता है तब तक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा लिए गए निर्णय जो होंगे दोस्तों मान्य होंगे। इसलिए अधिनियम संशोधन किया गया। यह अधिनियम गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने वाली चिकित्सा प्रणाली प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 में संशोधन करता है। 2020 के अधिनियम ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लिया है। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लिया है। 1973 के अधिनियम के माध्यम से होम्योपैथिक शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना की गई थी। होम्योपैथी परिषद की स्थापना की गई थी। अब तो ये दोस्तों यही कहा गया है कि जब तक राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग न बन जाए तब तक यही होम्योपैथी परिषद अपना काम करेगा और उसके काम को मान्यता रहेगी। में होम्योपैथी आयोग होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन 5 जुलाई 2021 को किया गया था और उसी दिन 1973 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। तो 2021 का अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अधिशासी बोर्ड 1973 के अधिनियम के तहत प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों को 2020 के अधिनियम के तहत किया गया माना जाएगा और यह लागू रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला है दोस्तों सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम। इसको भी देखिए 18 अगस्त 2021 को ही दोस्तों राष्ट्रपति जी की अनुमति मिली है, साथ ही अधिनियम बन गया। देखते हैं इसमें क्या बातें हैं। यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 का स्थान लेगा और उसमें था दोस्तों होम्योपैथी वाला था। ये कब का अधिनियम था? ये 1993 का था। चलिए आगे चलते हैं। होम्योपैथी वाला दोस्तों ये भी 1973 ही है। होम्योपैथी वाला अधिनियम भी 1973 ही है। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन होने लगा, उसको सुन लीजिए। ठीक है ना। ये बीमा संशोधन वाला दोस्तों 1972 है और 1973 है। नवीनतम संशोधन के तहत वर्ष 1972 के अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान है। निजी क्षेत्र की आजकल देख रहे हैं कि हर जगह निजीकरण किया जा रहा है, तो ये बीमा क्षेत्र में भी निजीकरण के लिए संशोधन किया गया है। 1972 के अधिनियम में निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की सीमा कम से कम 51% होने का प्रावधान शामिल था। नया अधिनियम इस प्रावधान को हटाता है। ठीक है दोस्तों, नया अधिनियम सामान्य करते हुए बीमा अधिनियम 1938 के अधिनियम में दी गई परिभाषा को संदर्भित करता है। नया अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा में परिवर्तित करते हुए बीमा अधिनियम 1938 के अधिनियम में दी गई परिभाषा को संदर्भित करता है, जो कि अग्नि समुद्र विविध बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त कैपिटल
रिडेम्पशन और एन्युटी सर्टेन को सामान्य बीमा व्यवसाय में शामिल करता है। नया अधिनियम निर्दिष्ट बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में निदेशकों की नियुक्ति एवं नीतिगत निर्णयों में सरकारी नियंत्रण को कम करता है। निदेशकों की नियुक्ति एवं नीतिगत निर्णयों में सरकारी नियंत्रण को कम करता है। जब 51% से घटाने की बात करें तो नियंत्रण भी कम करना पड़ेगा। अधिनियम बीमा करता कंपनी के निदेशक की जवाबदेही को भी सीमित करता है। जवाबदेही को भी सीमित करता है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2021, ये 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर यह अधिनियम बना। क्या कह रहा है? यह अधिनियम संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 की अनुसूची के भाग 18 को संशोधित करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावित करने के लिए लाया गया है। अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावित करने के लिए लाया गया है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति की दृष्टांत सूची इलस्ट्रेटिव लिस्ट में 18 समुदाय हैं। चलिए देखते हैं 18 समुदाय हैं तो आगे क्या होता है। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित समुदाय के लोगों को प्रदान किए जाने वाले लाभों हेतु भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय नहीं करेगा। भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय नहीं करेगा। अधिनियम अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची में अबोर जनजाति को हटाता है। देखिए ये तो स्टार वाला प्रश्न है। अधिनियम अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से अबोर जनजाति को हटाता है। अभी पूछेगा कि अबोर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। मूल सूची या प्रस्तावित बदलाव सूची से हटाई गई अबोर जनजाति और खामपति, ताई खामपति, मिसमी, ईदू और तारून, मिसमी कामन, मिजू मिसमी, ईदू मिसमी और तारून दिगारू मिसमी। तो मिसमी जनजाति दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक ना। और खामपति जनजाति भी पाई जाती है। मोम्बा, मोम्पा, मेबा, सतरंग और साजोलांग। कोई नागा जनजाति, नोकटे, तागसा, तुत्सा और वाचो। चलिए दोस्तों, तो अबोर जनजाति इसमें चर्चा का मुद्दा रहा है। ठीक ना। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम संशोधन अधिनियम 2021। आइए देखते हैं क्या करता है। दी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल 2021 13 अगस्त 2021 को प्रस्तावित सहमति प्राप्त हुई। 1961 में संशोधन करेगा। ठीक है ना दोस्तों। संशोधन अधिनियम बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ताओं की उनके अपने धन तक आसान एवं समयबद्ध पहुंच में सक्षम बनाता है। क्या कह रहा है? संशोधन अधिनियम 2021 बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी
जमाकर्ताओं की उनके अपने धन तक आसान एवं समयबद्ध पहुंच में सक्षम बनाता है। मोरेटोरियम जैसे प्रतिबंधों के कारण बैंकों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में अस्थायी रूप से असमर्थ होने पर जमाकर्ता निगम द्वारा अंतरिम भुगतान के माध्यम से जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी राशि का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि DICGC अधिनियम 1961 के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट पर इंश्योरेंस देने हेतु कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट पर इंश्योरेंस देने हेतु कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। नवीनतम अधिनियम में किसी भी बैंक के स्थगन की स्थिति में उसके ग्राहकों को 90 दिनों के अंदर अपनी जमा राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपए निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। नवीनतम अधिनियम में किसी भी बैंक के स्थगन की स्थिति में उसके ग्राहकों को 90 दिनों के अंदर अपनी जमा राशि से अधिकतम 5 लाख रुपए निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 2020 में सरकार द्वारा बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया, जो वर्ष 1993 से अपरिवर्तित था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए कराधान विधि संशोधन अधिनियम, इसको जो दोस्तों राष्ट्रपति सहमति मिलने के साथ ही यह अधिनियमित हो गया। तो 13 अगस्त को इसको भी राष्ट्रपति जी की सहमति मिल गई। टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, देखिए ये क्या अमेंडमेंट करता है। यह अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 एवं वित्तीय अधिनियम 2012 में संशोधन करता है। वर्ष 2012 के अधिनियम ने आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया था ताकि विदेशी कंपनी के शेयरों की बिक्री से अर्जित आय पर पूर्वव्यापी रेट्रोस्पेक्टिव आधार पर कर देयता को लागू किया जा सके। यदि लेन देन अधिनियम 2021 में प्रावधान है कि यदि लेन देन 28 मई 2012 से पहले किया गया तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कथित पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किसी कर की मांग नहीं की जाएगी। किसी कर की मांग नहीं की जाएगी। नवीनतम संशोधन का उद्देश्य कर संबंधी निश्चितता, टैक्स सर्टेनिटी लाना है। टैक्स सर्टेनिटी लाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने पर आयकर से जुड़ी लंबित कार्यवाही को वापस ले लिया जाएगा। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021, भारत सरकार द्वारा अनुपयोगी अधिकरणों की समाप्ति एवं समरूप अधिकरणों का विलय करने हेतु 2015 में से प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय अधिनियम 2017 के माध्यम से सरकार ने 7 अधिकरणों का उत्पादन कर दिया था। उसी कड़ी में अधिकरण सुधार अधिनियम लाया गया है। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को लोकसभा में इतने को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था होते हैं। अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक
ये अधिकरण के बारे में बता रहा है कि अधिकरण क्या होता है। कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था होते हैं जिन्हें कुछ खास विषयों के मामले देखने के लिए बनाया जाता है। अधिकरण 2021 में विभिन्न अपीली अधिकरणों तथा फिल्म प्रमाणन अपीली अधिकरण, विमानपत्तन, बौद्धिक संपदा अपीली, वनस्पति अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। ठीक है दोस्तों, अधिनियम 2021 में खोज चयन समिति की स्थापना का प्रावधान शामिल है। खोज चयन समिति जो विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। इस समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। राज्य प्रशासनिक अधिकरणों हेतु पृथक खोज चयन समिति होगी। अधिनियम 2021 के अनुसार किसी अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले होगा। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ट्राइब्यूनल सुनते हैं ना, एनजीटी फलाना ढेकना, तो वही कह रहा है कि किसी अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता लंबे समय से चिंता का विषय रही है। एनसीआर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग कमीशन के गठन के उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में अध्यादेश लाया गया। यह अधिनियम इस अध्यादेश को प्रस्थापित करता है। अब देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, लोकसभा राज्यसभा इतने को राष्ट्रपति की सहमति से अधिनियम बन गया। विधेयक, ठीक है ना, विधेयक को जब अनुमति मिल जाती तो अधिनियम बन जाता है। बिल जो है एक्ट बन जाता है। इसका होता है अंग्रेजी बिल और ये होता है एक्ट। यह अधिनियम बेहतर अनुसंधान उन्हें पहचानने तथा उनका समाधान निकालने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निकटवर्ती क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। इस अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1998 में एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण प्राधिकरण को भंग कर दिया गया है। वही जो देखिए, इससे पहले भंग करने वाला जो आ रहा था, प्राधिकरण को भंग कर दिया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों या आयोग के आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर क्या कर रहा है, इस अधिनियम के प्रावधानों या आयोग के आदेशों या निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की कैद या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस अधिनियम में किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया है। किसानों को, यद्यपि आयोग पराली जलाने से होने वाली प्रदूषण पर केंद्र सरकार द्वारा
निर्दिष्ट पर्यावरणीय मुआवजे के अनुसार किसानों से मुआवजा वसूल सकती है। किसानों से मुआवजा वसूल सकती है। आयोग के सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी, एनजीटी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम, ये क्या कहता है दोस्तों? इस नियम के तहत वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता वाली चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। 2022 तक 1 जुलाई 2022 से पॉलीएस्टरीन विस्तारित पॉलीएस्टरीन समेत विभिन्न एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? पॉलीस्टरीन और विस्तारित पॉलीस्टरीन 1 जुलाई 2022 इसके लिए डेडलाइन है। हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की जगह बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 120 माइक्रोन। और यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? 31 दिसंबर 2031 से 120 माइक्रोन कर दी गई है ताकि इसके पुनर्उपयोग की अनुमति देकर कचरे की उत्पत्ति को रोका जा सके। कह रहा है दोस्तों कि जो आप प्लास्टिक यूज करते हैं उसको उसकी मोटाई को 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन तक। कब तक ये? 30 सितंबर 2021 तक। ठीक है ना? उसके बाद 31 दिसंबर 2022 तक 22 से 120 माइक्रोन कर दिया जाएगा। ये मोटाई इसलिए बढ़ा रही दोस्तों कि जो प्लास्टिक है उसका उपयोग आप दोबारा अपने घर पर कर सकें, ताकि इसके पुनर्उपयोग की अनुमति देकर कचरे की उत्पत्ति को रोका जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021। तो ये राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई है। आइए देखते हैं क्या है। 2008 में संशोधन करता है माध्यम से भारतीय विमान प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। कह रहा है उल्लेखनीय है कि अधिनियम 2008 के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, अब देखिए, स्थापना की गई थी। अधिनियम 2008 में ऐसे विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन मेजर एयरपोर्ट्स के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रावधान शामिल था जिनका वार्षिक यात्री ट्रैफिक न्यूनतम 35 लाख हो। ठीक है ना? इनको मेजर एयरपोर्ट कहा जाता था पहले। अब क्या कर रहा है? साथ ही केंद्र सरकार किसी भी हवाई अड्डे को एक अधिसूचना द्वारा प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकती है। अब देखिए क्या कह रहा है। अधिनियम 2008 में ऐसे विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन करने का प्रावधान था, ठीक है दोस्तों, था, जिनकी वार्षिक यात्री ट्रैफिक न्यूनतम 35 लाख हो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? साथ ही केंद्र सरकार किसी भी प्रमुख अड्डे नामित कर सकती है। अधिनियम 21 के तहत केंद्र सरकार विमानपत्तनों को समूहबद्ध कर ऐसे किसी को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। किसी भी, ठीक है ना, किसी समूह को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। पहले ये था कि आपको न्यूनतम 35 लाख यात्री प्रतिवर्ष होने चाहिए, लेकिन अब यह हट गया।
प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा में संशोधन करके हवाई अड्डों के एक समूह के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को सक्षम बनाया गया है। क्या कह रहा है? करके हवाई अड्डों के एक समूह के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को सक्षम बनाया गया है। चलिए आइए आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। आवश्यक रक्षा सेवा द इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021, ठीक है ना। 11 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। अब ये कितना, अब इसमें जो मेन क्रक्स है उसी को याद कर लीजिए। ये क्या कह रहा है कि यह अधिनियम जून 2021 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। स्थान लेता है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार भारत की संप्रभुता और एकता, किसी भी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनता और क्या कर दोस्तों, जनता, शालीनता या नैतिकता के हित के लिए जरूरी होने पर आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी, छटनी, प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर सकती है, ठीक है ना। हड़ताल, तालाबंदी और छटनी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर सकती है। ये तो बहुत खतरनाक अधिनियम है, आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम। प्रतिबंध 6 माह तक लागू रहेंगे एवं 6 माह के लिए और बढ़ाए जा सकते हैं। ये रक्षा वाले क्षेत्र के लिए दोस्तों, प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद या उसके पहले शुरू की गई हड़ताल और तालाबंदी अवैध होगी। लीजिए, प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद या उससे पहले शुरू की गई हड़ताल और तालाबंदी अवैध होगी। ये देखिए, अधिनियम के तहत गैर कानूनी तालाबंदी या छटनियों के जरिए प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 1 वर्ष तक कैद की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही अवैध हड़तालों के लिए भड़काने, उकसाने या जारी रखने या ऐसे उद्देश्य हेतु धन मुहैया करने वाले लोगों को 2 वर्ष तक की सजा या 15,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। ये रक्षा क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है ना, हर जगह नहीं है, ताकि रक्षा क्षेत्र में कोई चूक ना हो। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में संशोधन करता है, जिससे आवश्यक रक्षा सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाओं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में शामिल किया जा सके। आवश्यक रक्षा सेवाओं को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में शामिल किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, फैक्टरिंग विनियम संशोधन अधिनियम।
MSME क्षेत्र को राहत प्रदान करने एवं उन्हें नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु फैक्टरिंग को संसद द्वारा मंजूरी के साथ राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति जी खूब सहमति दिए हैं कि फैक्टरिंग कानून में संशोधन यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ये देखिए, स्टार लगाइए इसको, यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों पर आधारित है। आइए आगे चलते हैं। उक्त अधिनियम फैक्टरिंग विनियम अधिनियम द्वारा 11 में संशोधन करता है ताकि उन संस्थाओं के दायरे को बढ़ाया जा सके जो फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं। ऋण की उपलब्धता में सुधार होगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण की उपलब्धता में सुधार होगा। रिसीवेबल असाइनमेंट एवं फैक्टरिंग व्यवसाय की परिभाषा में बदलाव करता है। आरबीआई के साथ पंजीकृत बिना कोई कंपनी फैक्टरिंग व्यवसाय में नहीं कर सकती। आपको आरबीआई के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा। आरबीआई के साथ पंजीकृत बिना कोई कंपनी फैक्टरिंग व्यवसाय नहीं कर सकती। 2011 के अधिनियम के अनुसार अगर किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को फैक्टरिंग बिजनेस करना है तो उसकी फैक्टरिंग व्यवसाय में लगी वित्तीय संपत्ति और फैक्टरिंग व्यवसाय से आय दोनों 50% से अधिक होनी चाहिए। 2011 कहता है, ठीक है ना, दोनों 50% से अधिक होनी चाहिए। नए अधिनियम में उक्त सीमा को समाप्त कर दिया गया है। यह अधिनियम वित्तीयन के दायरे को बढ़ाता है और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी फैक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति देता है। आइए चलते हैं दोस्तों, शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता अधिनियम 2021। देश में कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव एमएसएमई इकाई पर पड़ा। एमएसएमई उद्यमियों का कर्ज, बढ़ते कर्ज तथा उनकी इकाइयों को बंद होने से उनके दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा। उपर्युक्त को संज्ञान में लेकर भारतीय दिवाला एवं संशोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष एमएस साहू की अध्यक्षता में गठित इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता 2016 की मूल संरचना के अंदर एक प्री पैकेज्ड ढांचे PIRP की सिफारिश की थी। देश में कारोबारी वातावरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से लाया गया संशोधन अक्षमता एवं दिवालिया राज्यसभा राष्ट्रपति जी कर दिए। यह अधिनियम संशोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता 2016 में संशोधन करता है। को तनावग्रस्त होने की स्थिति में एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया की सुविधा दी जाएगी, जिसे प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। कम से कम 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट होने की स्थिति में प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी शुरू करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार न्यूनतम डिफॉल्ट की सीमा को अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाकर 1 करोड़ कर सकती है।
केंद्र सरकार न्यूनतम डिफॉल्ट की सीमा को अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, नारियल विकास बोर्ड, नारियल विकास उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करता है। नारियल उद्योग के विकास हेतु नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अधिनियम प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से संरचना में संशोधन करता है। ठीक है दोस्तों, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 के अनुसार नारियल विकास बोर्ड भारत के बाहर नारियल और उसके उत्पादों के विपणन में सुधार के उपायों की सिफारिश भी कर सकता है। के अनुसार बोर्ड उन क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के वित्तीयन हेतु सिफारिश करता है जहां नारियल उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। बोर्ड उन क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के वित्तीय हेतु सिफारिश करता है जहां नारियल उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जबकि अधिनियम 2021 में ऐसी वित्तीय सुविधाओं को सभी नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। सभी नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। बोर्ड का अध्यक्ष जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करता था, उस पद को नवीनतम संशोधन के अनुसार माध्यम से गैर कार्यकारी नॉन एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है। वर्ष अधिनियम 2021 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ का अलग पद गठित किया गया है। 1979 के तहत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों के प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल होते थे। के अधिनियम के तहत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल होते थे। चौथे राज्य के तौर पर बोर्ड में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि के तौर पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रतिनिधियों के अलावा अब आंध्र प्रदेश, गुजरात के नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल होंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण। किशोर न्याय अधिनियम भारत के संविधान के अनुसरण में निर्मित है। संविधान के जो बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम 1985, बीजिंग नियम, हेग अभिसमय 1993 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को भी पूर्ण करता है। किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई। यह अधिनियम किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन करता है। ये संशोधन वर्ष 1819 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं। किशोर न्याय, बच्चों की सिविल अदालत द्वारा दत्तक ग्रहण के आदेश देने के बाद बच्चे का दत्तक ग्रहण पूरा हो जाता है।
क्या कह रहा है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार सिविल अदालत द्वारा दत्तक ग्रहण के आदेश देने के बाद बच्चे का दत्तक ग्रहण पूरा हो जाता है। अधिनियम 2021 के तहत अदालत की जगह जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित दत्तक ग्रहण का आदेश जारी कर सकेंगे। पहले कोई कर देता था सिविल अदालत भी, अब या तो डीजे या एडीजे, जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित दत्तक ग्रहण के आदेश जारी करेंगे। अधिनियम के अनुसार किशोर द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की श्रेणी में ऐसे अपराध शामिल हैं जिनके लिए 3 से 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है। अधिनियम 2021 के माध्यम से गंभीर अपराधों की श्रेणी में ऐसे अपराधों को भी शामिल किया गया है जिनके लिए 7 वर्ष से अधिक की कैद की अधिकतम सजा का प्रावधान है और न्यूनतम सजा या तो निर्धारित नहीं है या 7 वर्ष से कम है। ये क्या कह रहा है, अधिनियम 2021 के प्रावधान माध्यम से गंभीर अपराधों की श्रेणी में ऐसे अपराधों को भी शामिल किया गया है जिनके लिए 7 वर्ष से अधिक की कैद की अधिकतम सजा का प्रावधान है और न्यूनतम सजा या निर्धारित नहीं है या 7 वर्ष से कम है। अब आगे देखिए दोस्तों, नौचालन हेतु समुद्री यात्रा सहायता अधिनियम। प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस। सुरक्षित नौचालन हेतु भारत में प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत, लाइट शिप्स का प्रशासन एवं प्रबंधन प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 द्वारा प्रशासित है, जिसके अधिनियम के समय तत्कालीन ब्रिटिश भारत में मात्र 32 प्रकाश स्तंभ एवं 6 क्षेत्रों अदन, कराची, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और रंगून में विस्तारित थे। आज़ादी के बाद 17 प्रकाश स्तंभ भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आए। वर्तमान में उक्त अधिनियम के तहत 195 प्रकाश स्तंभ हैं। गौरतलब है कि भारत समुद्री जीवों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1974 का हस्ताक्षर करता है और नौवहन के लिए समुद्री सहायता और प्रकाश स्तंभ प्राधिकरणों के अंतर्राष्ट्रीय संघ 1957 का सदस्य है। तो इसमें मुख्य बात क्या है दोस्तों, नौचालन हेतु समुद्री सहायता विधेयक, द मेरीन एड टू नेविगेशनल बिल 2021। इस अधिनियम ने लगभग 9 दशक पुराने स्तंभ अधिनियम 1927 का स्थान लिया है। ठीक है ना दोस्तों, 9 दशक, 9 × 10 अर्थात 90। यह अधिनियम क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र सहित समग्र भारत पर लागू होगा, जिन्हें केंद्र सीमांकित कर सकता है कि नियुक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार केंद्रीय सलाहकार कमेटी की नियुक्ति कर सकती है। नौचालन सहायता और वेसल ट्रैफिक सेवाओं के विकास, रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। केंद्र सरकार अपने नियंत्रण वाली किसी नौचालन सहायता को विरासत प्रकाश स्तंभ, हेरिटेज लाइट हाउस
के तौर पर नामित कर सकती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान अधिनियम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल। सहमति दे दी राष्ट्रपति जी। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय कुंडली हरियाणा और तमिलनाडु को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हो गया है। किसको किसको दोस्तों? कुंडली हरियाणा और तंजावुर तमिलनाडु। अधिनियम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रावधान करता है, जो कि संस्थान का मुख्य कार्यकारी निकाय होगा। बोर्ड में 16 सदस्य शामिल होंगे। अधिनियम सीनेट की व्यवस्था करता है, जो संस्था के मुख्य शैक्षणिक निकाय प्रिंसिपल एकेडमिक बॉडी होगी, ठीक है ना, सीनेट। यह शिक्षा एवं परीक्षा के मानदंडों के रखरखाव पर नियंत्रण रखेगी। अधिनियम 13 सदस्यों वाली एक परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है, जो विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय एवं संवाद स्थापित करेगी। अधिनियम यह भी व्यवस्था करता है कि प्रत्येक संस्थान में एक कोष होना चाहिए, जो संस्थानों के खर्चों को पूर्ण करेगा। अब देखिए दोस्तों, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधान रद्द। सुप्रीम कोर्ट रद्द करने का निर्णय 3 न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायाधीश RF नरीमन, KM जोसेफ, BR गवई थे, जो ने 2-1 के बहुमत से सुनाया। यह अधिनियम सरकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। इसे संसद द्वारा इतने पारित किया तथा इतने को लागू हुआ था। गुजरात हाई कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स रूल्स 2021। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना द्वारा गुजरात हाईकोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ यह नियम जारी की। इसके साथ यह हाईकोर्ट अपने स्वयं के लाइव स्ट्रीमिंग नियमों को जारी करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया। अपने स्वयं के लाइव स्ट्रीमिंग नियमों को जारी करने वाले देश का पहला हाईकोर्ट बन गया। कहता है कि गुजरात हाईकोर्ट ने प्रायोगिक तौर पर 26 फरवरी यूट्यूब पर मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों 26 अक्टूबर 2020 से यूट्यूब पर मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी। तो ये रहा विधिक जो है था दोस्तों। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब दूसरा टॉपिक शुरू होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरू हो रहा है, तो इसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम लोग अच्छे से काम करें, ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा हो। अगर हम लोग थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें आपके पढ़ाई में तो ये सौभाग्य की बात होगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।